Welcome to this video. In this video, we will discuss about the highest post in the Union Executive, that is President. So let's outline this. तो हम जानते हैं कि इंडिया को एक गणतंत्र की तरह, रिपब्लिक की तरह जाना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि हमारा जो स्टेट का हेड होता है यानी कि प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इज़ हेड ऑफ द स्टेट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी इलेक्टेड तो है बट अप्रत्यक्ष रूप से. क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, किसी को अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी. सबसे पहली कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए. दूसरा, शुड हैव कंप्लीटेड, यानी 35 साल की उम्र या उससे ज़्यादा होनी चाहिए उसकी एज. इसके बाद शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो जो क्राइटेरिया होते हैं वो सभी उसको फुलफिल करने चाहिए. इसके बाद शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी और सरकारी ऑफिस में उसको पदस्थ नहीं होना चाहिए. अब ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैंडिडेट शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, हाउएवर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और स्टेट इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस, यानी कि कोई और गवर्नमेंट ऑफिस में पदस्थ नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति जो कि प्रेसिडेंट बनना चाहता है. हालांकि अगर जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो पहले से ही प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर है या मिनिस्टर ऑफ द यूनियन या फिर फॉर स्टेट है, तो इन ऑफिसर्स को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं किया जाता. प्रेसिडेंट कैन नॉट एट द सेम टाइम बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर राष्ट्रपति और किसी और पार्लियामेंट का सदस्य या फिर किसी विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता. इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, अगर कोई हमारी संसद का सदस्य या फिर विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया जाता है तो उसे अपना वो दूसरा पद जो है वो त्यागना होगा, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति बन पाएगा. पार्ट 5 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है आर्टिकल 52, उसमें लिखा हुआ है कि देयर शॉल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के लिए एक प्रेसिडेंट नियुक्त होगा. आर्टिकल 56 कहता है प्रेसिडेंट शॉल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, यानी कि 5 साल का कार्यकाल होगा प्रेसिडेंट का, ऐसा आर्टिकल 56 बोलता है. इसके बाद प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस फॉरविद बी कम्युनिकेटेड बाय हिम टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो उसे अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को देना होगा, पर ऐसा करने से पहले प्रेसिडेंट को लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको सूचित करना होगा. प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्पीचमेंट, यानी अगर किसी प्रेसिडेंट ने संविधान की जो रेखाएं हैं, सीमाएं हैं, उनको अगर उनका उल्लंघन किया है, वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस व्यक्ति पर, वो जो अभी प्रेसिडेंट बना हुआ है, उस पर इम्पीचमेंट नाम की एक प्रोसेस होती है, महाअभियोग, वो चलाई जा सकती है और उसे पद से हटाया जा सकता है. ऐसा आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है और इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है. प्रेसिडेंट शॉल नाउ विद स्टैंडिंग विद द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, यानी कोई भी प्रेसिडेंट तब तक अपने ऑफिस में प्रेसिडेंट का पदभार संभालता है जब तक एक नया व्यक्ति उस ऑफिस में एंटर नहीं हो जाता. इसके बाद आर्टिकल 60 कहता है ओथ और अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में. एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट shall before entering upon his office make and subscribe in presence of the chief justice of India or in his absence the senior most judge of the supreme court, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति बनता है तो उसे शपथ लेनी होती है, और ये शपथ किसकी मौजूदगी में ली जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी में. और अगर किसी हालात में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसकी मौजूदगी में प्रेसिडेंट शपथ लेंगे. इसके बाद आर्टिकल 54 में बोला गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ में होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य. नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के या फिर विधानसभाओं के, उनको काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उनको काउंट किया जाता है. इलेक्शन इज हेल्ड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, ये किस तरह का होता है? इसमें जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है वो होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. द वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, यानी कि एक गुप्त मत पेटी के अंदर वोट डाले जाते हैं और फिर उनकी काउंटिंग की जाती है. इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है. अब ये जो शब्द बोला गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है? सो अंडर दिस सिस्टम नेम्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स आर लिस्टेड ऑन द बैलेट पेपर एंड द इलेक्टर गिव्स देम नंबर्स अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस, यानी कि चुनाव में जितने भी लोग खड़े हुए हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, सबके नाम एक सूची में लिख दिए जाते हैं. जो चुनाव करवा रहा है
अधिकारी वो इनको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से नंबरिंग दे देता है। अब जितने लोगों को वोट डालना है, एवरी वोटर मे मार्क ऑन द बैलेट पेपर एज मेनी प्रेफरेंस एज देयर आर कैंडिडेट्स। अब जिसको भी वोट डालना है तो वो बैलेट पेपर पर अपनी प्रेफरेंस लिख देगा कि मान लीजिए वोटर 1 आया, उसकी प्रेफरेंस नंबर 1 है सेकंड वाला कैंडिडेट, फिर फर्स्ट वाला उसकी सेकंड प्रायोरिटी है, फिर थर्ड वाला। तो इस तरह से हर एक वोटर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी सदस्य खड़े हुए हैं, जो भी बैलेट पेपर में सूचित हैं उनको अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से नंबरिंग कर देगा हर एक वोटर। थस द इलेक्टर शॉल प्लेस द फिगर 1 अपोजिट टू द नेम ऑफ द कैंडिडेट whom he she chooses for the first preference and may mark as many preferences as he she wishes by putting the figures 2 3 4 and so on। यानी कि चाहे जितने सदस्य खड़े हों, हर एक वोटर क्या करेगा, जितने भी कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं सबके आगे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से नंबरिंग दे देगा 1 2 3 4, मतलब अपने हिसाब से। इसके बाद क्या होगा, बैलेट बिकम्स इनवैलिड इफ फर्स्ट preference is marked against more than one candidate or if the first preference is not marked at all। यानी कि अगर किसी बैलेट पेपर में ऐसा किसी वोटर ने किया है कि फर्स्ट प्रेफरेंस एक से ज़्यादा लोगों के नाम के आगे लिख दिया है या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया ही नहीं है किसी को, तो ऐसा बैलेट पेपर अमान्य हो जाएगा। इसके बाद मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कास्ट देयर वोट्स इन स्टेट्स कैपिटल। यानी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं जो इस चुनाव में वोटिंग कर रहे होते हैं, वो राज्यों की राजधानियों में आके, अपने अपने राज्यों की राजधानियों में आकर वोटिंग करते हैं। वाइल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ये अपना वोट डालते हैं दिल्ली में। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। यानी कि विधानसभा के हर एक सदस्य की जो वोट डालने आया है उसके वोट की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट डिवाइड बाय 1000। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो एक विधानसभा के मेंबर की वैल्यू होगी उसके वोट की। इसी तरह जो हमारी पार्लियामेंट का सदस्य होता है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल रहा है, उसके वोट की भी वैल्यू निकाली जाती है और उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। तो इस फॉर्मूले से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू निकल कर आती है। काउंटिंग ऑफ वोट्स इज डन एट न्यू दिल्ली। यानी काउंटिंग कहाँ होती है, नई दिल्ली में की जाती है। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर सॉर्टेड आउट एंड काउंटेड। यानी कि जितने भी लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है उनकी काउंटिंग की जाती है कि पहले कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया है वो काउंट किया जाता है, सेकंड जो कैंडिडेट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया वो काउंट किया जाता है। तो इस तरह से सभी कैंडिडेट्स की जो फर्स्ट प्रेफरेंस की काउंटिंग है वो करी जाती है। टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अ मेंबर, यानी कि अगर विजेता बनना है किसी कैंडिडेट को तो ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि ही मस्ट गेट मोर देन 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट पोल्ड। यानी जितने भी वोट डाले गए हैं उसके 50% से ज़्यादा उसको वोट लाने पड़ेंगे, तब जाकर किसी कैंडिडेट को हम विजेता घोषित करेंगे इस चुनाव में। एट द फर्स्ट काउंट ओनली फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर काउंट। यानी सबसे पहले जो गिनती की जाती है वो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट्स की करी जाती है। इफ़ एनी ऑफ द कैंडिडेट्स रीचेस कोटा, कोटा का मतलब है जो 50% जो वैल्यू है उसको कोटा बोलते हैं, है ना, जो मिनिमम वैल्यू आपको लानी है विजेता बनने के लिए उसे बोल देते हैं कोटा। सो इफ़ एनी ऑफ द कैंडिडेट्स रीचेस कोटा ही शी इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। यानी उस कैंडिडेट को हम विजेता घोषित कर देते हैं और वो राष्ट्रपति बन जाता है। इन केस नो कैंडिडेट रीचेस कोटा इवन एट दिस स्टेज। यानी कि मान लीजिए 3 कैंडिडेट थे और तीनों में से कोई भी वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स हासिल नहीं कर पाया है जो विजेता बनने के लिए चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा। देन द वोट्स ऑफ द नेक्स्ट कैंडिडेट, मान लीजिए इसको मिले थे 900 और सेकंड वाले को मिले हैं 800 और इसको मिले हैं 600, तो सबसे कम किसको मिले हैं, थर्ड वाले को। तो इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इसके जो वोट्स हैं इनको कुछ एक प्रोपोर्शनल मेथड होता है उसके हिसाब से इसको जितने वोट्स मिले थे उनको ब्रेक डाउन करके इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद सिर्फ 2 कैंडिडेट बचेंगे हमारे पास। पहला जिसको 900 थे पहले पर प्रोपोर्शनल कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया थर्ड वाले कैंडिडेट के वोट्स का, तो अब इसके मान लीजिए 1200 हो गए और जिसको 800 थे उसको डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मान लीजिए 1100 हो गए। तो अब ये जो न्यू वोट्स आ गए इनके हिसाब से फिर से देखा जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट कोटा को रीच कर रहा है। यहाँ पर कंडीशन में हमें देखा कि फर्स्ट कैंडिडेट जो है ये कोटा को रीच कर गया है, तो इस तरह से अब फर्स्ट कैंडिडेट को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोट्स ऑफ द एलिमिनेटेड मेंबर्स कर दिया जाता है बाकी बचे कैंडिडेट्स में, और ये प्रोसेस तब तक करी जाती है जब तक कि कोई एक कैंडिडेट जो है वो कोटा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वोट्स की उसको फुलफिल ना कर दे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। यानी अपने शक्तियों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रपति किसी भी कोर्ट के जवाबदार नहीं होता है, उसकी जवाबदेही नहीं बनती है किसी भी कोर्ट के लिए इन द फील्ड जब वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा हो। इसके बाद प्रेसिडेंट कैन नाइदर बी अरेस्टेड नॉर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग हिज टेन्योर। यानी जब राष्ट्रपति अपने शासनकाल में है उस दौरान उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कोई भी कोर्ट केस नहीं चल सकता है। इसके बाद प्रेसिडेंट कैन नॉट बी आस्क्ड टू बी प्रेजेंट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग हिज टेन्योर। यानी जब राष्ट्रपति अपने शासनकाल में है तब उससे कोई भी कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आइए हमारी कोर्ट में प्रस्तुत हुई। इसके बाद प्रायर नोटिस ऑफ 2 months टाइम इज़ टू बी सर्व्ड बिफोर इंस्टीट्यूटिंग अ सिविल केस अगेंस्ट हिम। यदि राष्ट्रपति के खिलाफ कोई सिविल केस दायर किया जाता है तो ये कंडीशन है कि आपको 2 महीने पहले ही राष्ट्रपति को
एक नोटिस देना होगा कि आपके खिलाफ ये वाला केस दायर होने जा रहा है। इसके बाद पावर्स अगर देखें हम प्रेसिडेंट की, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं पावर्स की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि कार्यकारी जो शक्तियां हैं। तो इसमें है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन हैव बीन इन्वेस्टेड इन हिम, यानी कि भारतीय संघ की जो भी शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं, किसमें कंसंट्रेटेड हैं, प्रेसिडेंट में। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, एंड ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर को, और फिर प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करता है कि किस किस नेता को कौन कौन सा मिनिस्टर बनाया जाना है, और पीएम के रिकमेंडेशन पर फिर पीएम जो प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट कर देता है अदर मिनिस्टर्स को। इसके बाद प्रेसिडेंट एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम, यानी कि किस मंत्री को कौन सा ऑफिस देना है ये पीएम सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर प्रेसिडेंट जो है ये मंत्रियों को पोर्टफोलियोज उनके एलोकेट कर देते हैं। फिर इसके बाद ही में रिमूव एनी मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम, अगर पीएम को ऐसा लगता है कि किसी मंत्री को हटाना है तो वो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे उस मंत्री को हटा देगा उसके ऑफिस से। फिर इसके बाद अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम करता है हमारा प्रेसिडेंट। इसके बाद अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी जो होता है भारत का, जो सरकार का वकील होता है, उसे अपॉइंट करने का काम करता है हमारा प्रेसिडेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है सीएजी ऑफ इंडिया, उसे भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को भी अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट, एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी के जो चेयरमैन मेंबर्स हैं उनको भी अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। इसके बाद अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट एंड ल्यूटिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूटी, यानी कि राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के जो ल्यूटिनेंट गवर्नर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम करता है हमारा प्रेसिडेंट। इसके बाद सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होता है, यानी तीनों जो हमारी सैन्य शाखाएं हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, उनका सुप्रीम कमांडर कौन है, हमारा राष्ट्रपति। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी कि हमारी तीनों सेना के जो शाखाएं हैं उसके जो प्रमुख होते हैं उनको नियुक्ति का काम भी कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर एंड मेक पीस, यानी कि अगर किसी पर युद्ध की घोषणा करनी है तो ये काम प्रेसिडेंट का है, या अगर कोई युद्ध चल रहा है और उसमें हमें शांति विराम लाना है, शांति की घोषणा करनी है, तो ये काम भी प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कंडक्ट्स कंट्रीज फॉरेन अफेयर्स, यानी भारतीय संघ के जो विदेशों के साथ संबंध हैं, जो भी अफेयर्स हैं, उनको कौन करता है, कंडक्ट प्रेसिडेंट, क्योंकि सारे जो फैसले हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही, उन्हीं के सील साइन पर किए जाते हैं। अपॉइंट्स इंडियाज एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर इन द अदर कंट्रीज, यानी जो उच्चायुक्त हैं या एम्बेसडर्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में भारत की ओर से, उनको अपॉइंट करने का काम करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इसके बाद ऑल डिप्लोमेटिक वर्क इज कंडक्टेड इन हिज हर नेम बाय द फॉरेन ऑफिस एंड इंडियन एनवॉयज अब्रॉड, एंड ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड इन हिज हर नेम, यानी कि जो भी हमारा राष्ट्रपति होता है उसी के नाम पर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं या फिर जितने भी फॉरेन ऑफिस के द्वारा काम किए जाते हैं वो सभी किसके सील और साइन पर किए जाते हैं, किसके नाम पर किए जाते हैं, हमारे राष्ट्रपति के। ऑल लॉज इनेक्टेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट आर एनफोर्स्ड बाय हिम, यानी जितने भी कानून पास किए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट से वो सभी किसके सील और साइन के बाद कानून का रूप ले लेते हैं, प्रेसिडेंट के, यानी प्रेसिडेंट साइन करेगा तब कोई विधेयक जो है, बिल जो है वो बन जाएगा कानून। ऑल ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय हिम हर सच एज गवर्नर्स, एम्बेसडर्स मे बी रिमूव्ड और रिकॉल्ड बाय हिम और हर ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जितने भी ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ने किया, उन्हीं ऑफिसर्स को अगर वापस बुलाना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ही है जो अपने अपॉइंट किए गए ऑफिशियल्स को वापस बुला सकता है। पावर्स ही फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जितनी भी शक्तियों का उपयोग प्रेसिडेंट करता है वो किसके रिकमेंडेशन पर करता है, एडवाइस पर करता है, प्राइम मिनिस्टर की। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रेफर अ मिनिस्टर्स डिसीजन टू द कैबिनेट फॉर इट्स कंसिडरेशन। President can ask the PM only once to have a recommendation of executive reconsidered by the cabinet. He cannot seek second consideration. यानी कि प्रेसिडेंट को अगर किसी मंत्री के द्वारा लाया गया बिल या फिर कोई फैसला सही नहीं लगता है तो वो पीएम को एक बार बोल सकता है, या पीएम की जो कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको बोल सकता है कि एक बार इस फैसले को आप रिकन्सिडर कर लीजिए, फिर से पुनर्विचार कर लीजिए। पर अगर ऐसा होने के बाद भी ये लोग वापस वही फैसला भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास, तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं बचता, उसे परमिशन देनी ही पड़ती है, यानी एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है हमारा प्रेसिडेंट कोई भी फैसला। इसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं, यानी कि विधायिका की जो शक्तियां हैं प्रेसिडेंट में निहित, वो हैं प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग्यूज द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ही मे समन द पार्लियामेंट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड द गैप बिटवीन टू सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, यानी कि दोनों सदनों का जो सत्र लगता है उसको बुलाने का काम कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट करता है। साल में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है, और जो गैप होता है किन्हीं भी 2 सेशंस के बीच में वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर की ऐसी एडवाइस होती है कि जो संसद है उसको भंग कर दिया जाए, तो कौन कर सकता है? हमारा प्रेसिडेंट संसद को भंग कर सकता है। किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। इन नॉर्मल कोर्स ही शी डिसॉल्व्स लोकसभा आफ्टर 5 ईयर्स। और नॉर्मली जब हमारी संसद का टर्म पूरा हो जाता है 5 साल का, तो ऑटोमेटिकली रूल के हिसाब से प्रेसिडेंट ही हर 5 साल के बाद हमारी संसद को भंग कर देता है और चुनाव के लिए ऑर्डर देता है कि चुनाव कराए जाएं। President nominates 12 members to Rajya Sabha from amongst person having special knowledge in the field of literature, science, art and social service। यानी कि 12 सदस्यों को मनोनीत करता है हमारा राष्ट्रपति। कहाँ? राज्यसभा में। ऐसे लोग जो कि स्पेशली टैलेंटेड होते हैं लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट या फिर सोशल सर्विसेज में। इसके बाद प्रेसिडेंट मे ऑल्सो नॉमिनेट 2 members ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा इन केस दैट कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस। यानी कि लोकसभा में भी हमारा राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो पाया है किसी मौजूदा लोकसभा में। इसके बाद प्रेसिडेंट कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन अ नॉन मनी बिल। यानी कि अगर कोई धन विधेयक से हटकर कोई बिल लाया गया है और उस पर दोनों सदन हमारे जो हैं लोकसभा और राज्यसभा उनमें सहमति नहीं बन पा रही है, वो पास नहीं कर पा रहे हैं किसी बिल को, तो ऐसे बिल को पास करने के लिए हमारा राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र जो है उसको बुलवा सकता है। प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि वो हमारी संसद में कोई भी एड्रेस कर सकता है, यानी कि एक भाषण दे सकता है, संबोधन कर सकता है हमारे संसद का, या फिर कोई भी मैसेज अगर उसे पहुंचाना है हमारी संसद तक तो वो पहुंचा सकता है। प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जॉइंटली एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एज वेल एज कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। यानी कि जब भी चुनाव के बाद पहला सत्र जो लगता है, पहला जो मीटिंग होती है हमारे संसद की, उसको कौन एड्रेस करता है? हमारा प्रेसिडेंट। वो आकर वहाँ पर संबोधन करते हैं। या फिर हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको भी संबोधित कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट। एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज हर असेंट। यानी जो भी बिल पास किया जाता है हमारी संसद से उसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास ताकि वो अपने सील सिग्नेचर साइन कर सकें, और जैसे ही वो ये कर देंगे तो वो जो बिल है, जो एक्ट है, वो बन जाएगा कानून। The President may give his her assent or return it once for the reconsideration of the Parliament. If passed again, the President has to give her assent। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई बिल जो है ये सही नहीं है तो वो रिकन्सिडरेशन के लिए वापस उसको एक बार भेज सकता है हमारी संसद के पास। पर अगर वापस से वो लौट कर बिल फिर से आता है राष्ट्रपति के पास तो उसके पास इस बार कोई मौका नहीं है, उसे परमिशन देनी ही होगी। इसके बाद प्रेसिडेंट में प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। यानी कि जब हमारी संसद सत्र में नहीं है, हमारी संसद का सत्र नहीं लग रहा है, पर कोई ऐसा कानून है जो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तो हमारी सरकार वो बिल बना सकती है, एक्ट बना सकती है और प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली ले जा सकती है और उनसे बोल सकती है कि आप एक ऑर्डिनेंस निकाल लीजिए। और प्रेसिडेंट उस स्थिति में गंभीरता को देखते हुए अपने सील साइन सिग्नेचर कर देते हैं और वो जो बिल है या एक्ट है वो बन जाता है एक ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो इशूड हैज़ द फोर्स ऑफ द लॉ। और ये जो ऑर्डिनेंस पास होगा ये पूरी तरह से कानून का ही रूप होता है। ऑर्डिनेंस सो प्रोमलगेटेड शुड बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन दे रीअसेंबल। ऐसे विधेयक को जब भी अगली बार संसद का सत्र लगेगा तो जल्द से जल्द ऐसे ऑर्डिनेंस को पास करवाना होगा दोनों सदनों में। इफ़ इट इज़ नाइदर रिजेक्टेड बाय द पार्लियामेंट नॉर विड्रॉन बाय द प्रेसिडेंट इट ऑटोमेटिकली लैप्सेस 6 weeks आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पर अगर कोई भी ऑर्डिनेंस ना तो पार्लियामेंट उसे रिजेक्ट करती है ना प्रेसिडेंट उसे वापस लेता है और सदन का जब सत्र लग रहा है उसके 6 हफ्तों के अंदर तक ये जो ऑर्डिनेंस है ये पास नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। इसके बाद फाइनेंशियल पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट की उनको देखते हैं हम। ऑल मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी जितने भी धन विधेयक हैं ये इनको लाने के लिए पहले परमिशन लेनी होती है प्रेसिडेंट की, उसके बाद ही इनको संसद में लाया जा सकता है। प्रेसिडेंट हैज़ कंट्रोल ओवर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यानी जो इमरजेंसी यूजेस के लिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है इसका कंट्रोल किसके हाथों में रहता है? हमारे प्रेसिडेंट के हाथों में। एनुअल बजट एंड रेलवे बजट आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि जो हमारा सिंपल बजट आता है या फिर रेलवे का जो बजट आता है जो कि अभी हाल में मर्ज कर दिया गया है, इसको लाने से ये किसके रिकमेंडेशन पर लाया जाता है संसद में? प्रेसिडेंट के। If government in middle of the financial year feels that more money is required than estimated in annual budget, it can present supplementary demands। यानी कि अगर वित्तीय ईयर यानी वित्तीय साल के मध्य में अगर सरकार को ऐसा लगता है कि जितना उन्होंने बजट में एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ेगी देश को, तो वो सप्लीमेंट्री डिमांड्स भेज सकते हैं प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उनको कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से ये धन जो है वो दे देगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years। यानी हर 5 सालों में हमारा राष्ट्रपति एक फाइनेंस कमीशन का गठन कर देता है। It makes recommendation to the president on some specific financial matters, especially distribution of central taxes between the union and the states। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि जितने भी टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पर रिकमेंडेशन देना। प्रेसिडेंट ऑल्सो रिसीव्स द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड हैज़ इट लेड इन द पार्लियामेंट।
और जो CAG रिपोर्ट लाता है वो भी किसके कहने पर लाया जाता है? प्रेसिडेंट के कहने पर, और प्रेसिडेंट के प्रस्तुत करी जाती है संसद में लाने से पहले। इसके बाद जुडिशियल पावर्स जो हैं प्रेसिडेंट की वो हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स लॉ ऑफिसर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश की राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, कैन पार्डन अ क्रिमिनल और रिड्यूस द पनिशमेंट और सस्पेंड और commute or remit the sentence of a criminal convicted by the Supreme Court or High Court for an offence against the federal laws। यानी किसी भी अपराधी का जो सज़ा है उसे कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है या फिर बदल सकता है, ये शक्ति होती है हमारे राष्ट्रपति के पास। प्रेसिडेंट कैन पार्डन अ पर्सन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट मार्शल। हिज हर पावर ऑफ पार्डन इंक्लूड्स ग्रांटिंग ऑफ पार्डन इवन टू अ पर्सन अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। यानी अगर किसी अपराधी को मृत्यु दंड भी दिया गया है तो उसे भी बदलने की जो शक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति के पास है। बट द प्रेसिडेंट परफॉर्म्स दिस फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ लॉ मिनिस्ट्री। किसी का मृत्युदंड माफ़ करने के पहले जो हमारा प्रेसिडेंट है वो लॉ मिनिस्ट्री से एडवाइस लेता है और उसके बाद किसी का मृत्युदंड माफ़ करता है अपने बेसिस पर, अपने डिसीजन पर। वो अकेले किसी का मृत्युदंड माफ़ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि इसका स्थान कैसा है। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑफ हाई डिग्निटी एंड एमिनेंस नॉट ऑफ रियल पावर। यानी कि सही मायनों में शक्तियाँ नहीं होती हमारे राष्ट्रपति के पास, पर ये जो ऑफिस है, ये जो पद है, ये ऊंची गरिमा का पद है। पावर्स फॉर्मली वेस्टेड इन हिम हर आर एक्चुअली एक्सरसाइज्ड नॉट बाय हिज हर बट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन हिज हर नेम। यानी कि जितनी भी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास हैं वो असल में राष्ट्रपति एग्जीक्यूट नहीं करता है, उनके नाम पर, उनके बिहाफ पर असल में कौन कर रहा होता है इन शक्तियों का इम्प्लीमेंटेशन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। If the president tries to act against the wishes of the ministers, the president may create a constitutional crisis. President may even face impeachment and may have to quit. यानी अगर कोई प्रेसिडेंट जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मर्जी के खिलाफ कुछ काम करता है तो ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगी, यानी संवैधानिक उठापटक पैदा हो जाएगी। और इस स्थिति में जो संसद है वो महाभियोग भी चला सकती है। जो मिनिस्टर्स हैं हमारे वो महाभियोग की जो प्रोसेस है वो चलवा सकते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, और अगर सिद्ध हो जाता है महाभियोग तो प्रेसिडेंट को क्विट भी करना पड़ सकता है। प्रेसिडेंट हैज़ नो ऑल्टरनेटिव बट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर की जो सलाह होती है उस पर चलना ही होता है प्रेसिडेंट को। वो आफ्टर ऑल इज हेड ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव, यानी सही मायनों में जो कार्यपालिका का हेड है वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन का 42वां अमेंडमेंट जो हुआ है उसने ऑब्लिगेटरी बना दिया है प्रेसिडेंट के लिए कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी एडवाइस पर ही काम करे, उनसे हटकर कुछ काम नहीं कर सकता है हमारा प्रेसिडेंट। ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कोई भी राष्ट्रपति स्वतंत्र भाव से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, उसे हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है उस पर ही काम करना होगा। इन अकॉर्डेंस विद द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन ओनली वंस। इफ द बिल इज अगेंस्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट टू द बिल। यानी कि कोई भी बिल अगर संसद से पास हो गया है, प्रेसिडेंट के पास आया है, प्रेसिडेंट को कुछ गड़बड़ लगती है तो उस केवल एक बार उसके पास हक है कि वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट भेज दे उस बिल को। पर अगर फिर से वो बिल पार्लियामेंट से पास होकर वापस आता है राष्ट्रपति के पास तो इस बार राष्ट्रपति को उसे परमिशन देनी ही होती है, असेंट देनी ही होती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला है द प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज सेम पोजीशन एज द किंग इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जैसा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में राजा का स्थान होता है उसी तरह से भारत में राष्ट्रपति का स्थान होता है। यानी कि रियल पावर्स उसके पास नहीं हैं, पर दिखाने के लिए कागज़ों पर जो शक्तियां हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, पर उनके बिहाफ पर जो उन शक्तियों का एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं वो असल में होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट मियरली अ रबर स्टैम्प। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र का पद है और इसके पास सही मायनों में कोई शक्तियाँ नहीं हैं? तो ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट मेयर अ रबर स्टैम्प। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द प्रेसिडेंट हैज़ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्रेसिडेंट का पद होने का सही मायनों में मतलब ये है, ये पद इसलिए बनाया गया ताकि जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिजर्वेशन पर सवाल उठता है या बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे एंड डिफेंड करे, ये काम होता है हमारे प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट कैन आस्क अ न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू सीक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक दिए गए अवधि में प्रेसिडेंट बोल सकता है किसी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को कि आप अपना बहुमत साबित करके दिखाइए। President can ask for any information about any minister. All decisions of cabinet are communicated to president. President is furnished with all the information relating to the administration. यानी अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो वो किसी भी मिनिस्टर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जान सकता है, कोई भी स्कीम आई है, पॉलिसी आई है, उसके बारे में अगर प्रेसिडेंट को जानकारी चाहिए तो वो मांग सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, कैबिनेट से, और ऐसी इन्फॉर्मेशन
मिनिस्टर्स का राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है संविधान के अनुसार। प्रेसिडेंट गिव्स सजेशन, एनकरेजेस एंड इवन वार्न्स द गवर्नमेंट। यानी प्रेसिडेंट का जो मेन काम है वो है सजेस्ट करना गवर्नमेंट को। कहीं पर अगर गवर्नमेंट को सजेशंस चाहिए या फिर एनकरेज करना है गवर्नमेंट को, अगर कोई गवर्नमेंट सही काम कर रही है तो उसे एनकरेज करने का काम प्रेसिडेंट करता है, या अगर कोई गवर्नमेंट कोई गलत कदम उठा रही है तो उन्हें वार्न करने का काम भी हमारा प्रेसिडेंट कर सकता है। और इस बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट इमर्जेस एज एन एडवाइज़र, अ फ्रेंड एंड इवन अ क्रिटिक टुवर्ड द गवर्नमेंट। इन द वर्ड्स ऑफ बी आर अम्बेडकर, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट एग्जीक्यूटिव। यानी प्रेसिडेंट राज्य जो है, भारत राज्य है, इसका तो हेड है, बट जो कार्यपालिका है उसका हेड नहीं है। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द नेशन, यानी प्रेसिडेंट जो है ये रिप्रेजेंटेशन तो कर रहा है हमारे देश का, बट डज नॉट रूल ओवर द नेशन, पर सही मायनों में ये शासन नहीं कर रहा है हमारे देश पर। प्रेसिडेंट इज सिंबल ऑफ द नेशन, यानी प्रेसिडेंट एक चिन्ह है हमारे देश का। हिज हर प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट ऑफ अ सेरिमोनियल हेड। यानी कि राष्ट्रपति का पद हमारे शासन में, हमारी शासन व्यवस्था में कुछ इस तरह है जैसे कि राजशाही का होता है, कि जहाँ पर काम सरकार कर रही होती है पर जो भी फैसले हैं वो किसके नाम पर लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के। यानी कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो होंगे प्रेसिडेंट के नाम पर हालांकि ज़मीनी स्तर पर जो शक्तियां हैं वो रहती हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में। तो इस तरह का पद होता है हमारे प्रेसिडेंट का। अब जो रिमूवल प्रोसेस है हमारे प्रेसिडेंट की, यानी इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो इसके बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट कैन ओनली रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग। प्रेसिडेंट कैन ओनली बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही कारण से हटाया जा सकता है कि अगर वो संविधान का उल्लंघन करे। A notice for impeachment to be bring by at least 1/4 of the total number of members of the house, यानी संसद के दोनों सदनों में किसी में भी सबसे पहले महाभियोग को चालू करने के लिए 1/4 जो सदस्य हैं उनके साइन के साथ एक नोटिस लाया जाना चाहिए सबसे पहले कि हम लोग इम्पीचमेंट शुरू करना चाहते हैं। Such a resolution charging the president for violation of the constitution must be passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of that house. However, हाउस बिफोर इट गोज़ टू द अदर हाउस फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि 1/4 मेंबर के साइंस के साथ में सबसे पहले एक नोटिस लाया जाएगा किसी भी संसद के एक सदन में। इसके बाद वो जो नोटिस लाया गया है इम्पीचमेंट के लिए उसको पास करवाया जाना चाहिए बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। इसके बाद ये जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है ये सेकंड लेवल पर बढ़ेगी। सेकंड लेवल पर एक सदन में जब ये इम्पीचमेंट का नोटिस जो है ये पास हो गया है, फिर ये जाएगा दूसरे सदन में। दूसरे सदन में चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर इन्वेस्टिगेटेड, जो भी चार्जेस लगाए गए हैं प्रेसिडेंट के ऊपर उनको चेक किया जाएगा कि वाकई ये जो चार्जेस लगे हैं, आरोप लगे हैं, ये सही हैं या नहीं। ऐसा होगा सेकंड हाउस में। प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू बी हर्ड और डिफेंडेड व्हेन द चार्जेस अगेंस्ट हिम आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। प्रेसिडेंट मे डिफेंड हिमसेल्फ इन पर्सन और थ्रू हिज काउंसिल, यानी कि जब आरोप लग रहे होंगे राष्ट्रपति पर तो राष्ट्रपति के पास पूरा हक है कि वो खुद को डिफेंड करे, खुद की सफाई दे, या फिर अपने बिहाफ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी को वहाँ भेजे, यानी डिफेंड करने का पूरा हक होता है हमारे प्रेसिडेंट के पास जब उन पर आरोप लगाए जाएं। इसके बाद स्टेप 3, इफ़ द चार्जेस आर एक्सेप्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द सेकंड हाउस, यानी दूसरे सदन में, फर्स्ट सदन में 1/4 मत के साथ पहले एक नोटिस लाया गया इम्पीचमेंट का, और वो नोटिस जो है 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ पहले सदन में। अब उसके बाद इस नोटिस को लाया गया सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में इन्वेस्टिगेशन की गई कि ये जो चार्जेस लगे हैं ये सही हैं या नहीं। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि चार्जेस सही हैं, फिर सेकंड हाउस में भी इस नोटिस को पास करवाया जाता है बाय 2/3 मेजॉरिटी। अगर ऐसा हो जाता है तो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुल हो गई है और अब जो राष्ट्रपति के पद पर व्यक्ति था उसे वो पद छोड़ देना होगा। प्रेसिडेंट थस स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज पास्ड। इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर leading to removal of a high public official, say the president as in India, on the grounds of the violation of constitution. इसके बाद वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है ये खाली किस किस अवस्था में हो सकता है। वेन एवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, यानी जब भी प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है, आइदर ड्यू टू, या तो जो व्यक्ति पदस्थ है राष्ट्रपति के तौर पर उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो रिज़ाइन कर दे, या फिर उस पर इम्पीचमेंट सक्सेसफुल हो जाए, तो ऐसी अवस्था में जब प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो खाली हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये प्रेसिडेंट की भूमिका निभाने लग जाता है, ये प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट करने लग जाता है। फॉर द पीरियड नॉट मोर देन 6 मंथ, यानी अगले 6 महीनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों तक वाइस प्रेसिडेंट जो है ये एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है ये 3 कारणों से खाली हो चुका है। वो 3 कारण है, या तो प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, या वो रिज़ाइन कर दिया, उस पर इम्पीचमेंट लग जाए। इसके बाद
Constitution has made it obligatory that in such cases of vacancy in the office of president, election for a new president must be held within 6 months. Newly elected president then holds office for his full term of 5 years. यानी कि जब भी प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है ये एम्प्टी हो गया, वैकेट हो गया और कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसी अवस्था में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 6 महीनों के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति के लिए आपको चुनाव करवाना होगा और जो भी नया राष्ट्रपति चुनकर आएगा वो अपने चुने जाने की डेट से लेकर अगले 5 सालों तक अपना पूरा कार्यकाल निभाएगा। इसके बाद प्रेसिडेंट्स ऑफिस फॉल्स वैकेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल। अगर ऐसी स्थिति आती है जब प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो वैकेंट है, वहाँ प्रेसिडेंट नहीं है, इन 3 कारणों से, डेथ, रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट, और अगर ऐसी स्थिति है कि वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तब कौन प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा? तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एक्ट करेगा कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर। इज़ रिक्वायर्ड टू ऑफिशिएट टिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, तब तक जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता है। द इफ प्रेसिडेंट इज टेम्पररली अनअवेलेबल, कहीं ऐसी स्थिति आती है कि अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है, कहीं वो बाहर गए हैं या फिर बीमार हैं या कोई और कारण है जिसकी वजह से सिर्फ कुछ एक लिमिटेड टाइम तक राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये सिर्फ उतने टाइम के लिए, जब तक परमानेंट जो राष्ट्रपति हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट उनका कार्यभार संभालते हैं और जैसे ही परमानेंट राष्ट्रपति आ जाते हैं तो वापस से वो अपना कार्यभार संभालते हैं, वाइस प्रेसिडेंट अपना संभालने लगते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं जब वैकेंसी होती है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट में। सो इस वीडियो में हमने जाना राष्ट्रपति के बारे में और उसकी पावर्स को जाना, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उनके निर्वाचन की प्रोसेस, उन पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है। सो हियर वी हैव जस्ट आउटलाइंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस।